के मालेगांव धमाके के केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एनआईए, जो खास आतंकवाद के केसेस को देखती है, ने अपने चार्जशीट में मुख्य आरोपियों में से एक साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी है। वैसे 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन सबका फोकस आज साध्वी प्रज्ञा पर है। इसके अलावा पूरे केस से मकोका हटा दिया गया है। महाराष्ट्र का मकोका कानून खास करके ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए लगता है और अब तक मालेगांव ब्लास्ट की तहकीकात समझौता एक्सप्रेस धमाकों के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। मालेगांव ब्लास्ट केस राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित उस समय हिंदू आतंकवाद के चेहरे बताए जा रहे थे। अब इस नए चार्जशीट से केस के कमजोर पड़ने के बाद विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से, एनआईए के डायरेक्टर का एक्सटेंशन आपने क्या इसीलिए दिया था कि वे एनआईए से के केसेस में संघ के लोगों को बचाएं? जिसकी सरकार बनती है उसकी एनआईए हो जाती। पहले ये सारे लोग कह रहे थे कि इन्होंने वहां मालेगांव में ब्लास्ट किया है, अब ये नई एनआईए है, अब ये कह रहे नहीं किया है। तो ये देश इस तरह नहीं चलेगा। ये इसलिए देश जो है वो 70 वर्ष में नहीं बन पाया कि हमारा जो ईमान है वो ईमान जैसा टिका नहीं रहता। सरकार का कोई स्टैंड नहीं होते हैं इसमें। मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस और यूपीए समय में उन्होंने एक राजनीतिक मोड़ देने का जो प्रयास किया वो गलत हुआ। हम लोगों के समय में हमारे जो एजेंसियों को बिल्कुल छूट दिया गया है, उनको कोई दबाव नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी भी स्तर में किसी भी तरह से कोई मोड़ देने का प्रयास बिल्कुल नहीं होने दिया। तो एक ही केस, जांच करने वाली एजेंसियां भी वहीं, फिर सारे तथ्य कैसे बदल जाते हैं? क्या इस केस के पीछे राजनीति है? क्या यूपीए सरकार के समय पर झूठ बोला जा रहा था या फिर आज तथ्यों को बदला जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील एजाज नकवी। स्वागत है आप सबका। बीजेपी और कांग्रेस का व्यू जानने से पहले एजाज नकवी जी, जो आम आदमी आज सोच रहा है कि क्या उसी केस के सारे फैक्ट्स और उसको देखने का नजरिया बदल सकता है? क्योंकि दो में से एक चीज हो सकती है, या तो यूपीए के शासनकाल में इस केस को कुकअप किया गया या फिर अब इस केस को जानबूझकर कमजोर किया गया। जी, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि 2008 एक मालेगांव केस है, एक 2006 है। 2006 में तमाम लोगों का नाम आया था। उसमें एक कालसांगरा थे, एक सुधीर कुलकर्णी थे, सुधीर समथिंग जोशी, और इन 2 लोगों का नाम 2008 में भी आया। तो इन दोनों के ऊपर तो चूंकि 2 केसेस में मुलव्विस हैं तो एमसीओसी लग सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ एक केस है या एक साथ कई केसेस हैं। तो एमसीओसी में कई पहले 2 चार्जशीट तो होनी चाहिए, वो मैंडेटरी होती है। इस वजह से यहां पर एमसीओसी नहीं स्टैंड कर पा रहा है, ये टेक्निकल रीजन है। और सुधीर जोशी ऑलरेडी मर्डर हो चुका है और सुनील कालसांगरा अभी तक वांटेड है। उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल ही नहीं हो सकती है क्योंकि वो वांटेड है। अब रही बात ये कहना कि सरकार बदलने से केस बदल गया, आप बताइए, यही केस है 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 17 मई को बोला था कि आप इन पे एमसीओसी क्यों लगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, किसी और ने नहीं। और आप 1 महीने के अंदर एमसीओसी बनता है नहीं बनता है आप छोटी अदालत में जाकर के डिसाइड कर लीजिए। उस वक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महाराष्ट्र से गए थे, एजी साहब थे, वो गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक भी यहाँ की ट्रायल कोर्ट ने 1 महीने में डिसीजन नहीं दिया। अब देखिए, उसी अदालत ने 2006 के लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। अब कोई पॉलिटिकल पर्सन बोलता है कि आरएसएस वालों को छोड़ा जा रहा है या फलां को पकड़ा जा रहा है, ये वही
अगर मैं देखूं, चूंकि मैं 26/11 में भी अक्यूज के लिए रिप्रेजेंट किया था जिनका एक्विटल हुआ था। ओके। ये वही आदमी लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने हमसे और कई लोगों से बोला था कि 26/11 में आरएसएस का हाथ है, आप भी बोल दीजिए। तो हमको अजीब सा लगता है कि ये लोग हर एक चीजों का, छोटी छोटी बातों का या बड़ी बातों का जो अदालतों में डिसाइड हो रही है उस पर अननेसेसरी कमेंट करके उसको पोल्यूटेड करते हैं। कहीं ना कहीं नकवी जी, आपका क्या मानना है, बेसिस या कम्युनल बेसिस दे देते हैं। हुई है या नहीं? 2008 में भी कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई है, 2006 में भी कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई है एनआईए की तरफ से। जहां तक रही बात एटीएस महाराष्ट्र की, उन्होंने गलत लोगों को 2006 के मालेगांव केस में फंसाया था, वो डिस्चार्ज हो गए। 2008 के केस में करकरे साहब का रोल जो आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका एक कांटेक्ट दिखता है दिग्विजय सिंह से, इस वजह से मर्कियर रोल आ रहा है। तो राजीव त्यागी जी फिर आप समझाए एजाज नकवी जो कह रहे हैं, एजाज नकवी जो आज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनआईए ने बस अपना काम किया, लेकिन जो कोशिश की गई थी उस समय के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक पिक्चर पैदा करे हिंदू टेरर का, वो कोशिश आपकी सरकार ने तब की थी और आज वो फेल हो गई है। देखिए, अभी तक 2 साल से हम आरोप ही तो झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहीं कोई डिलीवर तो किया नहीं अपने प्रोमिसेस को। अब मैं इस विषय पे आ जाता हूं। आज जो परिप्रेक्ष्य है मालेगांव का, उस पर बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जिस तरह से एनआईए की मुश्कें टाइट की गई हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि बोलना भी मना है, सच बोलना तो दरकिनार। तो एनआईए सच नहीं बोल पा रहा है। वाई वी मस्ट लिसन टू रोहिणी सायल्यान, ये 27 जून 2015 को जूलियो एफ रिबेरियो, जिनको रिबेरियो साहब को हम लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, प्रत्येक नागरिक जानता है कि उन्होंने देश सेवा करने का काम किया। उन्होंने कहा भाई वी मस्ट लिसन टू रोहिणी सायल्यान, हमें रोहिणी जी को क्यों सुनना चाहिए। जिन रोहिणी जी पे दबाव, उन्होंने बताया कि दबाव था, एनआईए के अधिकारी गया, उसने कहा कि मालेगांव के केस में हम लोगों को स्लो हो जाना चाहिए। उसमें रिबेरियो साहब कहते हैं कि हेमंत करकरे साहब, जो कि शहीद हैं देश के, जिन्होंने एक पूरा नेटवर्क एक्सपोज करने का काम किया था, वो भी कहते हैं रिबेरियो साहब कि जब मालेगांव के जो सारी रिपोर्ट्स थी, सब कुछ को लेकर के करकरे साहब उनसे मिलने गए, तो करकरे साहब बहुत डिस्टर्ब थे। तो उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब क्यों हो, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आई विल लाइक टू कोट, ही वॉज डिस्टर्ब बाय द रिएक्शंस ऑफ सम बीजेपी लीडर्स, पर्टिकुलरली एलके अडवाणी। तो करकरे साहब एलके अडवाणी साहब की वजह से डिस्टर्ब थे। ये रिबेरियो साहब ने अपने आर्टिकल में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है 27 जून। राजीव त्यागी जी, आप आज एक आर्टिकल, आज आप आर्टिकल लेकर अपना डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मानना होगा कि एनआईए ने कहा है कि कुछ मिला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं तय कर पाई है और मकोका जस्टिफाई नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। ये तो आपको मानना होगा, क्योंकि दोनों चीजों में एक मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, या तो प्रज्ञा ठाकुर इस केस में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। आज देश की जनता ये सोच रही है कि फैक्ट्स कैसे चेंज हो सकते हैं और क्या इसका चेंज होना सरकारों के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज कहना चाहूंगा। पहली विषय तो ये कहना चाहूंगा कि एनआईए और रॉ, इन दोनों संस्थाओं को बहुत ही स्वतंत्रता से काम करने देना चाहिए और उसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, कांग्रेस पार्टी कहना चाहेगी। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहिए कि एनआईए के डायरेक्टर को किस तरह से, डीजी को किस तरह से एक्सटेंशन देने का काम हुआ, जबकि एक्सटेंशन देने का, कहीं भी आईपीएस को एक्सटेंशन देने का इस तरह से कहीं भी कोई प्रावधान आरोप लगा रहे हैं? क्या आप एक्सटेंशन को जोड़ रहे हैं इस केस के साथ? आप किस आधार पर ये आरोप बिल्कुल जोड़ रहा हूं, बिल्कुल जोड़ रहा हूं, बिल्कुल। आप कंप्लीट करने दीजिए। रोहिणी सायल्यान, एनआईए के डायरेक्टर जनरल को आपने एक्सटेंशन दिया। नंबर 2, रिबेरियो साहब का आर्टिकल, रिबेरियो साहब की तफ्तीश में कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। अब प्रश्न ये उठता है, क्या पंजाब के आतंकवादियों ने फिर आतंकवाद नहीं किया था? ये प्रश्न होता है कि क्या पाकिस्तान में आतंकवाद? नहीं, ये सारे आप प्रश्न इस वक्त नहीं पूछेंगे, हम पहले मालेगांव की बात करेंगे। राजीव त्यागी जी, दूसरे प्रश्न हम पर नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही, देखिए, स्पेसिफिक केस है। सुधांशु मित्तल जी, इसमें लास्ट सेंटेंस और सुन लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं। ओके, लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए आप मेरा जी। एक 10 जनवरी 2011 को सूरत में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ आरएसएस का।
उसमें मोहन भागवत जी ने एक बात कही जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी, उसको मैं कोट कर रहा हूं, उसका जवाब मुझे सुधांशु जी दे दे तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा, of the majority of the people whom the government has accused in various blast cases, a few had left voluntarily and a few were told by the Sangh that this activism will not work here, so you go away. No place for radicals in RSS, says Bhagwat. छपा था ये 11 जनवरी 2011 को। अब मुझे बताइए, क्या मोहन भागवत जी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? ऐसे कौन से सुधांशु मित्तल जी को आप कृपया जवाब देने दीजिए। राजीव त्यागी जी, आपने बहुत डिटेल में अपनी बातें रखी, सुधांशु मित्तल जी जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ एक मेरा भी सवाल जो है सुधांशु मित्तल जी, साध्वी प्रज्ञा को इस केस में सबसे पहले आरोपी बनाया गया था एक फैक्ट पर कि जिस मोटरसाइकिल पर बम थे वो उनके नाम पर था। क्या वो फैक्ट बदल गया है? दो एक चीजें पहले इस सारे के बारे में समझ लें। कांग्रेस ने इन सारी चीजों को राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग करके एक सैफरन टेरर, भगवा आतंक का एक खेल खेला राजनीतिक कारणों से। ईश्वर जहां केस में वो सिद्ध हो चुका है, इन सारे केसों में सिद्ध हो चुका है। मैं जब ये कहता हूं तो किस लिए कहता हूं, मैं समझाता हूं। मालेगांव 8 का जो केस है वो एनआईए को कब ट्रांसफर हुआ? हमारे कार्यकाल में तो हुआ नहीं। करकरे साहब ने जानबूझकर दिग्विजय सिंह जी के कहने पे फंसा के आप शहीद का अपमान कर रहे हैं, एक अशोक तक मिले हुए व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड है। राजीव त्यागी जी, उन्होंने आपकी पूरी बातें, सुधांशु मित्तल ने आपकी पूरी बातें सुनी, आप उनको ये कर्टसी दे दीजिए कि आप उनकी बातें सुने और फिर जो भी आपको रिबट करना है आप रिबट कीजिए। सहन करेंगी क्या? शहीदों का अपमान सहन करेंगी? नहीं, हमें सिर्फ फैक्ट और दोनों साइड के ओपिनियन सुनने हैं। हम अगर शहीद ने गलती किया है तो उसको बोला जाएगा। तमन्ना जी, ये मैं तमन्ना जी देखिए, मुझे अगर पता होता कि राजीव त्यागी आ रहे हैं तो मैं बात ही नहीं करने आता, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, और मैं शिष्टाचार से जो है आप भयभीत रहते हैं। नहीं, ओके, एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी को बात पूरी करने दीजिए। राजीव त्यागी जी प्लीज, सुधांशु मित्तल जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तमन्ना जी, अगर मुझे टोका गया तो मैं इस शो से उठ के चला जाऊंगा। मैं अशिष्ट व्यवहार और अशिष्ट तरीके से चर्चा नहीं करता हूं। झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आप जो है दोबारा, अगर आप इसको रेगुलेट करेंगी, अगर आप झूठ बोलेंगे दोबारा टोकूंगा। त्यागी जी, आप देखिए, आप उनके पॉइंट को काउंटर कीजिए ना। आपको पूरा समय मिला शुरुआत में। सुधांशु मित्तल जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए, रामकृपाल जी के पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। आप इत्मीनान रखिए, आप सारे पॉइंट बनाइए जिसको आपको रिबट करना है। यू कैन रिबट ऑल ऑफ देम। जी सुधांशु मित्तल जी। तमन्ना जी, तो उन्होंने ये दिग्विजय सिंह जी के साथ मिलकर एक राजनीतिक उद्देश्य से करा, और इसी उद्देश्य को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है एनआईए को ट्रांसफर करा था, जिस समय यूपीए की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। अगर एटीएस ने जो काम करा था उसमें ईमानदारी होती, उसमें स्पष्टता होती, उसमें भेदभाव नहीं करा गया होता, तो सुप्रीम कोर्ट ये केस ट्रांसफर नहीं करा होता। तो इस वजह से ये इसकी पृष्ठभूमि है, इसमें एनआईए नहीं आया। अभी राजीव त्यागी जी ने कहा कि एनआईए ये वो, ये एनआईए की जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल था। इम्पेकेबल क्या है? जितने टेररिस्ट अटैक हुए यहां पे हिंदुस्तान में, सारे टेररिस्ट अटैकों को एनआईए ने सॉल्व करा है। दुर्भाग्य था कि एक राजनीतिक मोड़ देने की चीजें करी गई। मेरा मानना है कि हिंसा और आतंकवाद पे राजनीति करना बहुत निम्न स्तर का जी एक कार्य है। सुधांशु मित्तल जी, जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब सुनिए, अभी नहीं, बस एक मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि हेमंत करकरे ने दिग्विजय सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर ये गलत चीजें की। इसको कहने के लिए क्या कोई फैक्चुअल प्रूफ है आपके पास? कोई आधार है, कोई बेसिस है? क्योंकि ये बात चार्जशीट में भी एनआईए ने नहीं कही। चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि एटीएस
ने जो विटनेस के बेसिस पर उन्होंने केस बनाया वो विटनेसेस ने रिट्रैक्ट कर दिया है। वो लग रहा है कि कुछ चीजें फैब्रिकेटेड है, लेकिन आप डायरेक्टली हेमंत करकरे को नेम कर रहे हैं जो 26/11 में शहीद हुए थे। मैं बिल्कुल कर रहा हूं और जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि उनकी मुलाकात दिग्विजय सिंह जी के साथ हुई थी, ये सबको पता है। दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, दिस हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड पॉइंट। सो आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट विच इज अ फेलिशियस स्टेटमेंट। दूसरी बात समझिए, भगवा आतंकवाद ये एक साजिश रची गई थी, और इसी साजिश को देखते हुए, नहीं तो मैं आपसे तमन्ना जी पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस एनआईए को क्यों दिया? एटीएस ने तो चार्जशीट फाइल कर दी थी। आप जानती हैं मजेदार बात क्या है? एटीएस ने 164 के बयान करवाए हैं और असलियत में बयान बिल्कुल ही उसके उल्टे हो गए, वो भी 164 के बयान हो गए। तो 164 के बयान क्या होता है? सेल्फ कन्फेशन होता है। कस्टडी में आप सेल्फ कन्फेशन करवा लीजिए, उसके बाद जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने डर के मारे वो अपने यहाँ पे 164 के बयान दे रहे हैं। ईस्टर जहां केस में आपने देखा क्या हुआ, किस तरह झूठा एफिडेविट, किस तरह इस देश का तत्कालीन गृह मंत्री उसने क्या करा, सिर्फ सैफरन टेरर को करने के लिए उसने नरेंद्र मोदी जी पे, ताकि अमित शाह पे, सब पे हस्तक्षेप या आक्षेप लग सके। तो सुधांशु मित्तल जी का आरोप है कि सैफरन टेरर का एक हवा बनाया गया, इसके पीछे राजनीतिक कारण थे, और कांग्रेस का आरोप है कि आज एनआईए ने राजनीतिक प्रेशर में आकर अपना केस चेंज किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रामकृपाल सिंह से पूछेंगे कि जनता जो है वो आज सोच रही होगी कि हम किसी भी एजेंसी पर कैसे भरोसा करें अगर एक इतने बड़े केस के तथ्य सरकारों के साथ बदलेंगे। कौन सही कौन गलत कौन तय करेगा, ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ी खबर आई है। मकोका उस केस से हट गया है। 6 आरोपियों पर सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं, उनमें साध्वी प्रज्ञा भी है। विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। रामकृपाल जी, आपका इस पर ओपिनियन? तमन्ना जी, मैंने यूपीए, एनडीए और एक क्षेत्रीय दल, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान पूरे राजनीतिक परिदृश्य को रिप्रेजेंट करने वाले तीनों को सुना। यूपीए कहेगी कि एनडीए ने, यानी कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है, बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सब गड़बड़ी की थी। शरद यादव ने एक बड़ा मौलिक पॉइंट उठाया। शरद यादव ने एक सेंटेंस कहा कि जिसकी सरकार उसकी जांच एजेंसी। मतलब उन्होंने केवल इनके लिए नहीं कहा, इसका मतलब यह है कि जिसकी सरकार रही है, जांच एजेंसी उसके कहने से काम करती रही है। मैं यहां 2 बात कहना चाहता हूं। शरद यादव के बाद भाई नकवी ने, वकील साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए और मुझे लगता है कि उनकी बातों में दम था। वो कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके बोल रहे थे। हो सकता है कि वो प्लेंटिफ के या एक्यूज के डिफेंड करने वाले वकील हों, फिर भी मुझे उनकी बातों में तर्क में दम लगा। मैं तमन्ना जी एक सवाल कह रहा हूं। सबसे बड़ी जो जनता की बात कर रही है, देखिए 2 अपराध यहां हुए हैं। एक मालेगांव का ब्लास्ट अपराध है, दूसरा अपराध यह है कि जो जांच एजेंसियों ने किया है, अगर ये लोग ईमानदार थे, सही थे, निर्दोष थे, तो इनके साथ भी अपराध हुआ है। और अगर ये गलत, और अगर ये वाकई दोषी हैं, तो आज अपराध हो रहा है, क्योंकि अपराध 2 हुए हैं। मेरा ये कहना है कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो होती है वो किसी राय की नहीं होती, सच्चाई घटना की होती है। तथ्य तो एक ही होगा। जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं हुई हैं, ब्लास्ट हुआ है। एग्जैक्टली, तथ्य तो एक ही होगा। और अब सही कैसा है कैसे पता करें? क्या विश्वास कम नहीं होगा इन जांच एजेंसियों पर? बस नहीं, बस एक बात मुझे निष्कर्ष करने दें। जनता ये चाहती है, सब लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि अपराधी सिर्फ ब्लास्ट करने वाले नहीं, ये राजनीति के दबाव में काम करने वाले भी अपराधी हैं, दोनों को सजा मिले। और कम से कम जनता
जनता का विश्वास नेताओं से उठ रहा है। ओके, राजीव त्यागी जी, बहुत कम समय बचा, मैं चाह रही हूँ कि सब अपना पॉइंट रखें संक्षेप में। आई रिक्वेस्ट यू राजीव त्यागी जी। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये माना है कि कुछ लोग बाग जिन्होंने ब्लास्ट केस किया था वो उनसे मिले थे, तो संघ प्रमुख की जांच होनी चाहिए, उनसे एनआईए पूछताछ करे। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, कौन लोग बाग उनसे मिले थे। रोहिणी सान्याल जी जो कि इसमें वकील थी, उनको दोबारा से रीइंस्टेट करिए और जांच करिए कौन एक अफसर उनसे मिला था जो उन पर दबाव डाल रहा था। तीसरी बात, डीजी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, उनको एक्सटेंशन किस आधार पर दिया। और रिबेरियो साहब को दोबारा से कोट करना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस सिर्फ रिबेरियो साहब के लेख से ही देना चाहूंगा। एंड देन देयर इज अ अल्टीमेट प्राइस विल पे losing the moral right to condemn Pakistan when it protects men like Hafiz Saeed and Zakur and Lakhvi. Okay, Sudhanshu Mittal ji, Sudhanshu Mittal ji, Sudhanshu Mittal जी, मेरे पास 2 मिनट में Sudhanshu Mittal जी और फिर एजाज नकवी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। Sudhanshu Mittal जी, हस्तक्षेप कर रही है तमन्ना जी, राजीव जी के कितना फुअर्ड इनका वो तर्क है। भाई मोहन भागवत जी का बयान पे अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो आप सत्ता में करवाने देना। भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप में थोड़ा तो शिष्टाचार रखिए, थोड़ा तो शिष्टाचार रखिए। सुधांशु जी, एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए, एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट राजीव त्यागी जी, 1 मिनट प्लीज, एक्सटेंशन वाली बात का आप जवाब दे दीजिए। जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है राजू त्यागी जी से, एक क्वेश्चन है। 93 ब्लास्ट में 30 लोगों का डिस्चार्ज हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 30 लोगों का डिस्चार्ज हुआ है। नहीं, आई एम कमिंग टू सुधांशु मित्तल जी बिकॉज फाइनल रिमार्क सुधांशु मित्तल जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। सुधांशु मित्तल, जहां तक कांग्रेस का आरोप है कि आपने एनआईए डायरेक्टर को एक्सटेंशन एक रिवॉर्ड के रूप में दिया, उस पर क्या आपका जवाब चाहिए? कांग्रेस ने 4 फूहड़पने के आरोप लगाए और चारों को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, भ्रष्टाचार से और क्या भाई बिल्कुल देख रहे हैं, और आपके जाहिलता को भी देख रहे हैं कि आप दूसरे को बीच में नहीं बोलने देना चाहते। त्यागी जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपका थोड़ा मैं ऑडियो डाउन करूंगी, राजीव त्यागी जी का थोड़ा ऑडियो डाउन करूंगी। जी सुधांशु मित्तल जी, मेरी वजह से सीधी बात है, ये सारा जो था एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करा गया था। इनके जितने तमन्ना जी जो इनके सारे इल्जाम है वो गलत इल्जाम है, झूठे इल्जाम है और उन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ विषय यह है कि ये न्यायालय के सामने मामला है, एनआईए ने अपनी चार्जशीट रखी है, कोर्ट का यह हक है कि उस चार्जशीट को माने या ना माने। कोर्ट को अगर उस चार्जशीट के अंदर कुछ कमी दिखेगी तो वो उसको रिजेक्ट करके एनआईए को डायरेक्शन दे सकती है। इसलिए इसके ऊपर कोई मोटिव लगाना और इसके कहना कि सरकार का हाथ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी संस्था की। सुधांशु मित्तल जी, लेकिन देखिए जब आज जब बीजेपी ये कहती है कि तब कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फ्लुएंस किया था, तब लोग यही सवाल अपने मन में रखेंगे, पूछेंगे कि क्या वो इन्फ्लुएंस आज भी जारी है या नहीं। तमन्ना जी, जिसकी सरकार, तमन्ना जी अगर एजेंसी कहा शरद यादव ने, ये एक तमन्ना जी अगर ये सत्य नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चेंज करा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमन्ना जी, अगर ये सत्य नहीं होता तो उसे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करा? जुड़ने के लिए नमस्कार।